हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फोर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें कौन कौन से डिसकंटिन्यूटी आ सकते हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम फोर्जिंग जो प्रोसेस है वो जनरली कैसे होता है वो देखेंगे। उसका टर्मिनोलॉजी भी इसमें हम कवर करेंगे कि फोर्जिंग जो है उसमें कैसे कैसे टाइप से फोर्जिंग प्रोसेस है वो किया जाता है। उसके बाद हम फोर्जिंग में कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी आ सकती है वो देखेंगे। तो इससे पहले मैंने ऐसे ही कास्टिंग और वेल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें कैसे कैसे डिसकंटिन्यूटी आ सकती है उसके भी वीडियो बनाए हुए हैं। तो आपको हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में ये दोनों वीडियो भी मिल जाएंगे, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। अगर आप एनडीटी लेवल 3 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें जो बेसिक का एग्ज़ाम रहता है उसमें ये तीनों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है उसमें डिसकंटिन्यूटी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एनडीटी लेवल 2 का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अपने दोस्त और कलीग लोगों को शेयर करिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फोर्जिंग प्रोसेस कैसे होता है ये देख लेते हैं। तो फोर्जिंग में ये जो फोर्जिंग प्रोसेस है वो कैसे होता है, तो फोर्जिंग इज प्लास्टिकली डिफॉर्मिंग और शेपिंग मेटल इनटू डिजायर्ड शेप विथ कंप्रेसिव फोर्स विथ और विथआउट डाइज। बराबर। तो फोर्जिंग जो प्रोसेस है इसमें मटेरियल जो है उसको कैसे शेप दिया जाता है, प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन देके। बराबर। तो इसमें जो आपका फोर्स लगता है वो कंप्रेसिव फोर्स रहता है। बराबर। तो कंप्रेसिव फोर्स का यूज करके मटेरियल को शेप दिया जाता है, और इसमें विथ और विथआउट डाइज, मतलब कि डाई का यूज कई बार होता है और कई बार नहीं होता है। तो फोर्जिंग डाइज आर यूजुअली मेड ऑफ स्टील और स्टील कास्टिंग। तो जो डाई यूज होती है वो स्टील की बनी हुई होती है। Forging is a metal forming process in which the metal is heated and force is applied in such a way that a required shape can be obtained. बराबर। तो कंप्रेसिव फोर्स जो है वो ऐसे दिया जाता है कि आपको जो शेप चाहिए वो आपको मिल सके। इट इज बेसिकली अ हॉट वर्किंग प्रोसेस in which the workpiece is heated up to plastic stage and the force is applied by manually or by press according to the requirement। बराबर। तो इसमें जो कंप्रेसिव फोर्स दिया जाता है वो मैन्युअली भी दिया जा सकता है या फिर प्रेस का यूज करके, मतलब मशीन का यूज करके भी आप इसमें फोर्स देते हैं। ठीक है। तो ऐसे करके ये प्रोसेस किया जाता है और ये आपका हॉट वर्किंग प्रोसेस है। बराबर। मतलब कि आपका जो मटेरियल है उसको हीट किया जाता है, उसका प्लास्टिक स्टेज है वहां तक उसको हीट किया जाता है। तो यहाँ पे ये फोर्जिंग प्रोसेस है वो ओपन डाई फोर्जिंग और क्लोज डाई फोर्जिंग, ये दो टाइप के फोर्जिंग प्रोसेस रहते हैं। तो ओपन डाई फोर्जिंग जो है यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, इसमें जो डाई रहती है वो दोनों साइड से ओपन रहती है। बराबर। ये ओपन डाई फोर्जिंग है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ ऊपर से कंप्रेसिव फोर्स है वो दिया जा रहा है। वैसे ही क्लोज डाई फोर्जिंग की बात करें तो क्लोज डाई फोर्जिंग में यहाँ पे आपका जो डाई है वो क्लोज रहता है दोनों साइड से, और इसमें भी यहाँ से ऊपर से फोर्स दिया जा रहा है। तो ये दो टाइप के फोर्जिंग प्रोसेस रहते हैं। डाई के हिसाब से देखने बैठे तो ये दो टाइप है, ओपन डाई फोर्जिंग और क्लोज डाई फोर्जिंग। उसके अलावा दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ क्लोज टू फिनिश और अमाउंट ऑफ स्टॉक टू बी रिमूव बाय मशीनिंग। बराबर। तो
इसमें और दो टाइप के क्लासिफिकेशन है। क्लोज टू फिनिश मतलब कि आपको फिनिश प्रोडक्ट है वो फाइनल फिनिश प्रोडक्ट ही मिलेगा, मतलब उसमें आपको अलग से कोई मैन्युफैक्चरिंग मशीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, आप अमाउंट ऑफ स्टॉक मतलब कि थोड़ा सा आपको बाहर की साइड मशीनिंग करके फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो इस टाइप से भी फोर्जिंग आपको मिल सकता है। तो ये दो टाइप से आपको फोर्जिंग मिलेगा। उसके अलावा अभी यहाँ पे इन जनरल द टाइप ऑफ फोर्जिंग दैट रिक्वायर्स द लिस्ट मशीनिंग टू सेटिस्फाई फिनिश पार्ट रिक्वायरमेंट हैज द बेस्ट प्रॉपर्टीज। बराबर, तो मशीनिंग जो है वो कम से कम करना पड़े ऐसा ऑप्शन आपको चूज करना है। तो उससे क्या होगा कि आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उसका प्रॉपर्टीज जो है वो सबसे अच्छा रहता है। इफ साइज एंड शेप आर द सेम, forging are stronger than casting because their inherent continuity of material line flows। बराबर, तो अगर आपको कोई पार्ट बनाना है वो आप कास्टिंग के बनाए और फोर्जिंग से बनाए। बराबर, तो ये दोनों से आप सेम पार्ट बनाते हैं तो फोर्जिंग वाला जो पार्ट आपने बनाया है फोर्जिंग से उसका प्रॉपर्टीज जो है वो स्ट्रांग रहता है। बराबर, कास्टिंग से अच्छा आप फोर्जिंग प्रोसेस यूज करें। बराबर, क्योंकि उसमें जो मटेरियल फ्लो लाइन है बराबर वो इनहरेंट कंटिन्यूटी देता है पार्ट में। तो अभी यहाँ पे फोर्जिंग का डिसकंटिन्यूटी देखते हैं कि फोर्जिंग में कौन कौन से डिसकंटिन्यूटी आ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है फोर्जिंग लैप्स। बराबर, तो फोर्जिंग लैप्स रिजल्ट फ्रॉम मेटल बीइंग फोल्डेड ओवर एंड फोर्स इनटू द सरफेस बट नॉट फ्यूज टुगेदर। बराबर, तो यहाँ पे मटेरियल जो है वो बाहर की साइड निकल गया है, फोल्ड हो गया है। बराबर, तो आपको फोर्जिंग लैप डिसकंटिन्यूटी मिल सकता है। और मटेरियल जो है वो बाहर की साइड एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं हुआ है तो फोर्जिंग लैप डिसकंटिन्यूटी मिलेगा। फोर्जिंग लैप इज कॉज्ड बाय फोल्डिंग ऑफ द मेटल ऑन द सरफेस ऑफ द फोर्जिंग। तो ये जनरली आपको सरफेस के ऊपर ही मिलेगा। यूजुअली व्हेन सम ऑफ द फोर्जिंग मेटल इज स्क्वीज आउट बिटवीन टू डाइज। बराबर, तो जब आप डाई का यूज करते हैं तो जो दोनों डाइज है उसका अलाइनमेंट बराबर नहीं है तो वो टाइम पे आपको मटेरियल जो है वो बाहर की साइड स्क्वीज निकलेगा, मतलब कि बाहर की साइड आ जाएगा। तो वो टाइम पे फोर्जिंग लैप डिसकंटिन्यूटी आपको मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ये डाई है, ये लोअर डाई है और ये अपर डाई है। यहाँ ऊपर से आप कंप्रेसिव फोर्स देते हैं तो दोनों डाई का अलाइनमेंट जो है वो यहाँ पे मिसमैच हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाइनमेंट बराबर नहीं है। तो वो टाइम पे यहाँ पे ये इस एरिया में आपको फोर्जिंग लैप डिसकंटिन्यूटी मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का डिसकंटिन्यूटी आपको सरफेस पे मिलेगा। और पार्ट में आपको इस टाइप का डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगा। ये फोर्जिंग लैप डिसकंटिन्यूटी है। अभी इसके बाद दूसरा एक डिसकंटिन्यूटी देखते हैं, बस्ट करके डिसकंटिन्यूटी है। बराबर, इसको फोर्जिंग बस्ट ऐसा भी बोलते हैं। तो बस्ट ओरिजिनेट इन फोर्जिंग प्रोसेस जनरली फ्रॉम इम्प्रॉपर फोर्जिंग टेक्निक एंड रैपिड कूलिंग फ्रॉम द फोर्जिंग टेम्परेचर्स। बराबर, तो यहाँ पे बस्ट डिसकंटिन्यूटी जो है वो इम्प्रॉपर फोर्जिंग टेक्निक की वजह से आपको मिलती है। और रैपिड कूलिंग आपने कर लिया, बराबर, मतलब कि कूलिंग प्रोसेस है वो फास्ट होता है तो वो टाइम पे आपको फोर्जिंग बस्ट डिसकंटिन्यूटी मिलता है। They may occur as large fissures or thin hairline crack such as those sometimes pre-relevant in head of the bolt and screws। बराबर, तो बोल्ट और स्क्रू जो है वो जो आप फोर्जिंग से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो टाइम पे हेयरलाइन क्रैक जैसा डिसकंटिन्यूटी आपको सरफेस पे मिलेगा। तो ये डिसकंटिन्यूटी आपका फोर्जिंग बस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे एक्सटर्नल बस्ट है, आपका जो बोल्ट है उसका
हेड जो है इसको हेड बोला जाता है, तो वहाँ पे आपको अलग अलग ये क्रैक जैसा इंडिकेशन मिल रहा है। ये आपका फोर्जिंग बर्स्ट इंडिकेशन है। वैसे ही आपको इंटरनल बर्स्ट भी मिल सकता है। ये कोई पार्ट का क्रॉस सेक्शन है, इसमें अंदर की साइड ये फोर्जिंग बर्स्ट है, और ये जो है आपको क्रैक जैसा ही इंडिकेशन मिलेगा। हेयरलाइन क्रैक जैसा आपको इंडिकेशन इसमें मिलता है। बर्स्ट में भी आइदर इंटरनल और ओपन टू द सरफेस, तो सरफेस पे होगा तो आप डाई पेनिट्रेंट टेस्ट या मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कर सकते हैं, और इंटरनल बर्स्ट के लिए आप अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का यूज कर सकते हैं। उसके बाद का डिसकंटिन्यूटी है फ्लैक्स। इसको हाइड्रोजन फ्लैक्स भी बोल सकते हैं या फोर्जिंग फ्लैग भी बोलते हैं। तो फ्लैग इज ए क्रैक जनरेटेड इन हाई स्ट्रेंथ स्टील विद हाई हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। तो ये आपको हाई स्ट्रेंथ स्टील जो मटेरियल है उसमें मिलेगा, और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इसका मेन रीजन है, उसके कारण आपको फोर्जिंग फ्लैक्स डिसकंटिन्यूटी मिलेगा। Especially in heavy forging, depending on their dimension, number and position in steel, flags can drastically decrease the toughness and ductility of steel and markedly reduce the service life of the steel part. तो फ्लैक्स डिसकंटिन्यूटी है वो आपका पार्ट का टफनेस वो डाउन करेगी, डक्टिलिटी है वो भी डाउन करेगी, और पार्ट स्टील का जो पार्ट है उसका सर्विस लाइफ है वो रिड्यूस करती है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल डिसकंटिन्यूटी है। जनरली आप हैवी फोर्जिंग जो रहता है उसमें ये डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। फ्लैक्स आर ऑल्सो कोज बाय इम्प्रॉपर कूलिंग, तो इसमें भी इम्प्रॉपर कूलिंग की वजह से आपको फोर्जिंग फ्लैक्स डिसकंटिन्यूटी मिल सकता है। दे अपीयर एज स्मॉल न्यूमेरियस डिसकंटिन्यूटी दैट आर इंटरनल टू मटेरियल। बराबर, तो जनरली ये आपको इंटरनल में ही मतलब अंदर की साइड मिलेगी, और अलग अलग साइज की ये डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। तो यहाँ पे ये फोर्जिंग फ्लैक्स का मैंने फिगर लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं इस टाइप का डिसकंटिन्यूटी आपको मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक और डिसकंटिन्यूटी है इंक्लूजन करके। तो इंक्लूजन जो है दिस आर रिजल्ट ऑफ इम्प्योरिटीज इन द ओरिजिनल इनगॉट। तो ओरिजिनल इनगॉट में अगर कोई डिसकंटिन्यूटी रह गया है, इम्प्योरिटीज रह गया है, तो वो आपको फोर्जिंग प्रोसेस में भी मिलेगा। तो इनगॉट का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इनगॉट में कौन कौन सा डिसकंटिन्यूटी मिलता है तो वो भी आपको हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। The impurities generally run parallel to the grain flow of after forging। तो ये जो इंक्लूजन डिसकंटिन्यूटी है वो आप जो फोर्जिंग करते हैं उसके जो डायरेक्शन है फोर्जिंग का ग्रेन फ्लो का, उसके पैरेलल आपको ये डिसकंटिन्यूटी मिलती है। ड्यू टू इम्प्रॉपर फोर्जिंग टेक्निक्स एंड सब्सिक्वेंट पुअर ग्रेन फ्लो, ऑक्साइड्स में बी फोर्स इनटू द मटेरियल। तो इंक्लूजन की वजह से आपको ऑक्साइड भी मिल सकते हैं, और ऑक्साइड की वजह से आपका पार्ट जो है उसका कोरोजन बढ़ता है। तो इंक्लूजन डिसकंटिन्यूटी भी फोर्जिंग में आपको मिल सकती है। इसके बाद फ्लैश लाइन टीयर करके एक डिसकंटिन्यूटी है। तो फ्लैश लाइन टीयर जैसा उसका नाम है, तो एज द नेम इंडिकेट्स दैट दिस डिसकंटिन्यूटी रिजल्ट्स व्हेन एक्सेस मेटल squeeze out from between two drop forged dies is not removed cleanly। बराबर, तो ये जो दो डाई रहता है, ये आपका अपर डाई है और ये लोअर डाई है, तो इसके बीच में मटेरियल जो है, जैसे आप ऊपर से ये कंप्रेसिव फोर्स देते हैं तो यहाँ पे जो मटेरियल है ये फ्लैश है, मतलब कि इसको आपको रिमूव करना रहता है। अगर आपने इसको रिमूव नहीं किया तो ये डिसकंटिन्यूटी आपको मिल सकती है। इसको फ्लैश लाइन टीयर ऐसा बोलते हैं। तो ये एक टाइप का एक्सेस मेटल है, बराबर, जिसको आपको रिमूव करना रहता है।
The discontinuity is on the surface and can usually be detected visually. तो विजुअली अपनी आंखों से ही आप ये डिसकन्टिन्यूटी देख सकते हैं और ये एक्सटर्नली मतलब बाहर की साइड ही आपको दिखेगी। तो ये अपना लास्ट डिसकन्टिन्यूटी था। यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का फ्लैश लाइन टीयर आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ फोर्जिंग का डिसकन्टिन्यूटी था। जनरली आप लेवल 3 का एग्जाम देते हो तो वो टाइम पे आपको क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।